अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम वाइट ब्लड सेल्स को डिस्कस करेंगे। वाइट ब्लड सेल्स, इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट आर द कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। ल्यूको इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ल्यूकोस मीनिंग वाइट. Alternate spelling for leukocytes is leukocytes. वाइट ब्लड सेल, इनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ये एक कलरलेस और न्यूक्लिएटेड एक ब्लड का सेल होता है और ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, इसकी प्रॉपर शेप होती है। ग्रीक में ल्यूकोस वाइट को कहते हैं, इसलिए वाइट ब्लड सेल का नेम ल्यूकोसाइट भी रखा गया है। कुछ लैंग्वेज में ल्यूकोसाइट में ये LEUK है और कुछ लैंग्वेज में LEUC है, तो ये भी ल्यूकोसाइट पढ़ा जाता है और ये भी ल्यूकोसाइट पढ़ा जाता है। Compared to red blood cells, the WBCs are larger in size and lesser in number, yet functionally these cells are important like RBCs because of their role in defense mechanism of body and protect the body from invading organism by acting like soldiers. RBCs की तरह ये इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ब्लड में, और इनका जो साइज़ होता है वो RBC से ज़्यादा होता है, लेकिन इनका जो नंबर है वो RBC से कम होता है। अब RBCs जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है ब्लड के अंदर, इसी तरह वाइट ब्लड सेल भी बहुत इम्पोर्टेंट है ब्लड के अंदर और डिफेंस मैकेनिज़्म में ये हेल्प करते हैं। इसी तरह जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म जो बाहर से जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह इस तरह कुछ अटैक करते हैं बॉडी के ऊपर, तो ये सोल्जर की तरह बॉडी को उनसे बचाते हैं। White blood cell versus red blood cell. A white blood cell differs from RBCs in many aspects. वाइट ब्लड सेल ये मुख्तलिफ होता है रेड ब्लड सेल से बहुत एस्पेक्ट में। जैसे इसका जो साइज़ होता है वो लार्ज होता है, इसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर शेप होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। RBC मैच्योर के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। RBC की एक ही टाइप है और इसकी बहुत सी टाइप्स हैं। अब कुछ वाइट ब्लड सेल हैं उनके अंदर ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्टर होता है, मीन के जब नीड हुई या कोई ऐसा कोई इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको उनसे बॉडी को बचाने की कोशिश की, तो इस दौरान इनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये RBCs की तरह नहीं है कि ये अपना पूरा 120 डेज पूरे करेंगे, बल्कि ये यूज़ होते रहते हैं। इस टेबल के अंदर वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल का डिफरेंस बताया गया है। अब सबसे पहला डिफरेंस वो कलर का है। वाइट ब्लड सेल कलरलेस होते हैं जबकि रेड ब्लड सेल रेड होते हैं। इनका जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। सेकंड पे नंबर है। वाइट ब्लड सेल की क्वांटिटी कम होती है और रेड ब्लड सेल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। साइज़, वाइट ब्लड सेल का जो साइज़ होता है वो RBC के साइज़ से ज़्यादा होता है, तकरीबन 18 माइक्रो तक होता है, और ये इसका साइज़ RBC का वाइट ब्लड सेल के साइज़ से कम होता है, ये तकरीबन 7.4 माइक्रो होता है। शेप में वाइट ब्लड सेल इरेगुलर होता है और RBC डिस्क शेप या बाइकनकेव शेप होते हैं। अगर इसको बिल्कुल सामने से देखें तो ये डिस्क शेप है, अगर इसको साइड से देखें तो ये बाइकनकेव शेप नज़र आता है। न्यूक्लियस वाइट ब्लड सेल के अंदर मौजूद होता है जबकि मैच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ग्रैन्यूल्स, कुछ वाइट ब्लड सेल की टाइप है जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, सब में नहीं होते, और रेड ब्लड सेल के अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते। अब टाइप्स में इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, उसमें मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेजोफिल, इसी तरह, लेकिन RBC जो है उसकी सिंगल टाइप होती है। अब ये जो लाइफ स्पैन है ये तकरीबन हाफ डे टू 15 डेज तक होता है, और इसका जो लाइफ स्पैन है RBC का ये 120 डेज तक होता है।
क्लासिफिकेशन में वाइट ब्लड सेल ग्रैनुलोसाइट होते हैं और दूसरे एक ग्रैनुलोसाइट होते हैं। अब ये ग्रैनुलोसाइट उसमें न्यूट्रोफिल है, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, ये तीन के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते। न्यूट्रोफिल्स इसके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेन्स दोनों अटेन करते हैं। इयोसिनोफिल के ग्रैन्यूल्स ये एसिडिक स्ट्रेन लेते हैं, इसी तरह बेसोफिल के ग्रैन्यूल्स ये बेसिक स्ट्रेन लेते हैं। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। अब ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं, उसमें न्यूट्रोफिल है, सबसे पहले इसके लोब्स होते हैं और ये ग्रैन्यूल्स इसमें नज़र आ रहे हैं, मल्टी लोब नज़र आ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। और इसी तरह इयोसिनोफिल है, इसके अंदर ग्रैन्यूल्स नज़र आ रहे हैं जो कि इयोसिनोसिस स्ट्रेन लेंगे। न्यूट्रोफिल के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो मिथाइलिन ब्लू स्ट्रेन लेते हैं। इसी तरह बेसोफिल है, ये भी मिथाइलिन ब्लू स्ट्रेन लेते हैं और बाइलोब इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। मोनोसाइट, इसका जो न्यूक्लियस होता है ये थोड़ा साइड पे होता है और किडनी शेप की तरह होता है और साइटोप्लाज्म इसका क्लियर होता है। लिम्फोसाइट, इसका क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस ने ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया होता है। Lymphocyte. Like monocytes, lymphocytes also do not have granules in the cytoplasm. मोनोसाइट की तरह लिम्फोसाइट उसके अंदर भी ग्रैन्यूल्स नहीं होते। न्यूक्लियस इज ओवल, बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड. Nucleus occupies the whole of the cytoplasm. A rim of cytoplasm may or may not be seen. न्यूक्लियस इसका या ओवल शेप होगा या बीन शेप होगा या किडनी शेप होगा और न्यूक्लियस ने तकरीबन सारा एरिया कवर किया होगा। अब जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, जैसे ये लिम्फोसाइट नज़र आ रहे हैं, तो कुछ का साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा। तो ये तकरीबन सारा इसने एरिया कवर किया होता है। साइटोप्लाज्म बाजुकात नज़र आता भी है और नहीं भी आता। अब इसमें कुछ लार्ज लिम्फोसाइट होते हैं, कुछ स्मॉल लिम्फोसाइट होते हैं। जो यंगर सेल होता है उसका डायमीटर 10 to 12 माइक्रो होता है, वो होता है लार्ज लिम्फोसाइट। जो ओल्डर सेल वाले डायमीटर वाले होते हैं वो तकरीबन 7 to 10 माइक्रो, इसको स्मॉल लिम्फोसाइट कहते हैं, इसका डायमीटर कम होता है और ये ओल्डर सेल होते हैं। अब फंक्शन को पर डिपेंड देखने के लिए तो लिम्फोसाइट फिर इसको टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में डिवाइड किया जाता है। टी लिम्फोसाइट सेल कंसर्न विद सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी जैसे ये जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है उनको फैगोसाइटोसिस करके किल करना, तो ये एक सेलुलर इम्यूनिटी में आ जाता है। जो बी लिम्फोसाइट है ये लिंक करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी को। ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ की प्रोटेक्शन होती है। जैसे कोई इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो उसको किल करती हैं। Eosinophils. Eosinophils have coarse, large granules in the cytoplasm which stain pink or red with eosin. Nucleus is bilobed and spectacle shaped. Diameter of the cell varies between 10 to 14 micron. अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक ईओसिनोफिल है, ये वाला। और इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं, ये वाले ग्रैन्यूल्स, इन्होंने रेड इयोसिन ये स्टेन लिया हुआ है या फिर ये पिंक स्टेन लेते हैं। अब ये जो इसका न्यूक्लियस है ये बाइलोब होता है, इसके दो लोब्स होते हैं और ये स्पेक्टिकल की शेप की तरह भी होता है। इसका जो डायमीटर है ये 10 to 14 होगा। Neutrophils, which are also known as polymorphs, have fine or small granules in the cytoplasm. The granules take acidic and basic stains. When stained with Leishman stain, which contain acidic eosin and basic methylene blue, the granules appear violet in color. अब ये आपको एक न्यूट्रोफिल नज़र आ रहा है। अब इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो आपको, उनका जो डायमीटर है ग्रैन्यूल्स का वो बहुत कम है और ये आपको मल्टी लोब एक न्यूट्रोफिल नज़र आ रहा है।
इसको पोलीमॉर्फ्स भी कहते हैं क्योंकि इसकी कई शेप्स होती हैं। अब इसको जो स्टेन किया जाता है, जैसे यहाँ लिशमन स्टेन की बात की गई है, तो लिशमन स्टेन के अंदर एसिडिक ईओसिन होता है और बेसिक मिथाइलिन ब्लू इसके अंदर होता है। Nucleus is multi-lobed. The number of lobes in the nucleus depends upon the age of the cell. In younger cell, the nucleus is not lobed, and in older neutrophils, the nucleus has 2 to 5 lobes. अब ये जो इसके lobes हैं, जो younger होता है उसके अंदर lobes इसके नहीं होते, और थोड़े सी एज गुजरने के बाद फिर इसके अंदर जो एक नॉर्मल न्यूट्रोफिल होगा वो 2 to 5 lobes इसके अंदर होंगे। इसका डायमीटर न्यूट्रोफिल का 10 to 12 माइक्रो होता है, और इसकी जो न्यूट्रोफिल की नेचर होती है वो अमेबॉइड होती है, अमेबॉइड मूवमेंट से ये मूव करता है। मोनोसाइट्स Monocytes are the largest leukocyte with diameter of 14 to 18 micro. The cytoplasm is clear without granules. अभी आपको सामने एक मोनोसाइट नज़र आ रहा है, इसका ये एक बाइलोब या किडनी शेप की तरह एक न्यूक्लियस है जिसने काफ़ी साइटोप्लाज्म को ऑक्यूपाई किया हुआ है। न्यूक्लियस इज राउंड ओवल एंड हॉर्स शू शेप्ड, बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड। न्यूक्लियस इसका राउंड भी होता है, ओवल भी होता है, हॉर्स शू शेप भी होता है, इसी तरह किडनी शेप भी होता है। न्यूक्लियस इसका या तो सेंटर में होता है या फिर थोड़ा साइड पे होता है। Basophils also have coarse granules in the cytoplasm. The granules stain purple blue with methylene blue. Nucleus is bilobed. Diameter of the cell is 8 to 10 micron. ये आपको जो नज़र आ रहा है ये बेसोफिल को कहते हैं। इसके अंदर ये आपको ग्रैन्यूल्स नज़र आ रहे हैं जिसने तकरीबन सारा सेल कवर किया होता है। ये ग्रैन्यूल्स पर्पल ब्लू कलर के होते हैं और मिथाइलिन ब्लू स्टेन से ये पर्पल ब्लू हो जाते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस इतना कोई विजिबल क्लियर नहीं होता क्योंकि ग्रैन्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और थिक से ग्रैन्यूल्स इसके अंदर होते हैं। न्यूक्लियस इसका बाइलोब होता है और उसका डायमीटर सेल का 8 to 10 माइक्रोन होता है। डायमीटर एंड लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। अब ये वाइट ब्लड सेल के डायमीटर हैं, ये वेरिएशन है इनमें। कुछ सेल्स जो वो बड़े हैं, जैसे मोनोसाइट है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसी तरह बेसोफिल है इसका डायमीटर कम होता है। ये लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन इनका डिपेंड करता है कि अगर इन्फेक्शन है तो लाइफ स्पैन कम हो जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया या माइक्रोब्स उनके साथ फाइट के दौरान ये इनकी भी डेथ हो जाती है, तो इसलिए लाइफ स्पैन वेरी करता है। न्यूट्रोफिल इसका डायमीटर 10 to 12 होता है। इयोसिनोफिल का डायमीटर 10 to 14 होता है। बेसोफिल का डायमीटर 8 to 10 होता है। मोनोसाइट्स का 14 to 18 होता है। लिम्फोसाइट का 7 to 12 होता है। न्यूट्रोफिल का लाइफ स्पैन 2 to 5 डेज होता है। इयोसिनोफिल का लाइफ स्पैन 7 to 12 डेज होता है। बेसोफिल का लाइफ स्पैन 12 to 15 डेज होता है। मोनोसाइट्स इसका लाइफ स्पैन 2 to 5 डेज होता है। लिम्फोसाइट हाफ टू 1 डे इसका लाइफ स्पैन होता है। नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनकी ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इनकी क्वांटिटी डिफरेंट होती है। जैसे ये एक 100 में इनकी क्वांटिटी ली गई है, परसेंटेज ली गई है, और इसको कहते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो न्यूट्रोफिल की क्वांटिटी जो डिफरेंशियल काउंट है उसमें 50 to 70 ये नॉर्मल होता है। इयोसिनोफिल 2 to 4 नॉर्मल होता है। बेसोफिल 0 to 1 नॉर्मल होता है। मोनोसाइट 2 to 6 नॉर्मल होता है, और लिम्फोसाइट 20 to 30% तक नॉर्मल होता है। तो ये एक परसेंटेज में ली गई है कि 100 अगर सेल्स काउंट किया जाए उसमें वाइट ब्लड सेल की टाइप है, अगर वाइट ब्लड सेल की टाइप को 100 को काउंट किया जाए तो उसमें तकरीबन इतनी क्वांटिटी ये इन सब सेल्स की बनती है और ये टोटल 100 हो जाएंगे। अब ये जो है ये एब्सोलूट वॉल्यूम है पर क्यूबिक मिलीमीटर में 3000 to 6000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, ये न्यूट्रोफिल की है। और इयोसिनोफिल 150 to 450 होता है। बेसोफिल 0 to 100 होता है, और मोनोसाइट 200 to 600 होते हैं।
लिम्फोसाइट 1500 टू 2700 है। अब ये जो इसकी क्वांटिटी लिखी गई है, अगर 3000 से ये नीचे होगा तो फिर ये न्यूट्रोपिनिया हो जाएगा, और अगर 6000 से ऊपर हो जाएगा तो इसका मीनिंग है कि न्यूट्रोफिलिया है, न्यूट्रोफिल इसकी क्वांटिटी नॉर्मल से इंक्रीज़ कर गई है। इयोसिनोफिल 150 से नीचे हो जाएंगे तो फिर ये इयोसिनोफिलिया हो जाएगा, इयोसिनोपिनिया हो जाएगा, और अगर 450 से ऊपर चली जाए तो फिर इसकी क्वांटिटी, फिर इसको इयोसिनोफिलिया कहेंगे, इयोसिनोफिल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह ये सारे हैं, अगर ये जो रेंजेस लिखी हैं इनसे ऊपर चले जाते हैं तो फिर इनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर जाती है, और अगर ये रेंजेस से नीचे रह जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो फिर इनकी क्वांटिटी ब्लड के अंदर कम हो जाती है। वेरिएशंस इन वाइट ब्लड सेल काउंट, ये डिफरेंट वेरिएशन है जो कि किसी डिजीज स्टेट के अंदर नज़र आती है। बाज़ ऐसी हैं जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर भी नज़र आती हैं। उसमें जैसे ल्यूकोसाइटोसिस है, इस टर्म का ये मीनिंग है कि ल्यूकोसाइट की क्वांटिटी ब्लड के अंदर इंक्रीज़ कर गई है। ल्यूकोपिनिया, इसके अंदर वाइट ब्लड सेल की क्वांटिटी नॉर्मल से कम हो गई है। ग्रैनुलोसाइटोसिस, जो ग्रैनुलोसाइट हैं जैसे न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, इनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर जाए तो उसे कहते हैं ग्रैनुलोसाइटोसिस, और अगर इनकी क्वांटिटी कम हो जाए तो उनको कहते हैं ग्रैनुलोसाइटोपिनिया। एग ग्रैनुलोसाइटोसिस कहते हैं कि जो एग ग्रैन्यूल्स हैं जैसे लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट, उनके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते, अगर उनकी क्वांटिटी नॉर्मल से इंक्रीज़ कर जाए तो उसे कहते हैं एग ग्रैनुलोसाइटोसिस। फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस, अब ये कुछ फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस हैं जिनमें एज है, सेक्स मीन, जेंडर है, डायगोनल वेरिएशन है, एक्सरसाइज, स्लीप, इमोशनल कंडीशन जैसे एग्जाइटी है, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, पार्ट्रेशन, ये कुछ टर्म्स हैं जिनमें फिजियोलॉजिकली वाइट ब्लड सेल की काउंट के अंदर वेरिएशन आ जाती है। अब ये जो एज है, जैसे यहाँ कुछ लोअर एज का लिखा है, फिर उसके बाद एडल्ट एज के बारे में लिखा है, तो लोअर एज के अंदर इसकी क्वांटिटी वाइट ब्लड सेल की ज़्यादा होती है, एडल्ट एज के अंदर इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। जेंडर के अंदर जो मेल्स हैं तो मेल्स में इनकी क्वांटिटी फीमेल्स से एज कंपेयर किया जाए तो उनसे ज़्यादा होती है। इसी तरह डायर्नल वेरिएशन है, मॉर्निंग के टाइम वाइट ब्लड सेल की क्वांटिटी कम होती है और आफ्टरनून में इसकी क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाती है। एक्सरसाइज, उस दौरान एक्सरसाइज के वक्त भी इसकी क्वांटिटी कुछ बढ़ जाती है। स्लीप के वक्त इसकी क्वांटिटी वाइट ब्लड सेल की कम हो जाती है, और इमोशनल कंडीशन जैसे एग्जाइटी वगैरह है उसके अंदर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर जाती है। प्रेगनेंसी में भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह चल रहा हो तो इस दौरान भी इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर जाती है। पार्ट्रिशन कहते हैं चाइल्ड बर्थ को, चाइल्ड बर्थ के दौरान भी इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है वाइट ब्लड सेल्स की। पैथोलॉजिकल वेरिएशंस, अब ये कुछ पैथोलॉजिकल वेरिएशंस हैं जिनके अंदर वाइट ब्लड सेल की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर जाती है या डिक्रीज़ कर जाती है। उसमें ल्यूकोसाइटोसिस है, इसका मीनिंग कि जो टोटल वाइट ब्लड सेल है इनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर गई। टोटल वाइट ब्लड सेल में सारी वाइट ब्लड सेल्स की टाइप आ जाती हैं, उसमें कोई सिंगल टाइप नहीं होती। अब जैसे इन्फेक्शंस हैं उसमें रेज हो जाती है, इसमें एलर्जी है, कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरकुलोसिस है, ग्लैंडुलर फीवर है, इसके दौरान इनकी क्वांटिटी वाइट ब्लड सेल की ज़्यादा हो जाती है। ग्लैंडुलर फीवर ये एप्स्टन बार वायरस की वजह से होता है। ल्यूकीमिया ये कंडीशन है जिसके अंदर एबनॉर्मल और अनकंट्रोल वाइट ब्लड सेल की जो क्वांटिटी है वो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसको ब्लड कैंसर कहते हैं। ल्यूकोपीनिया, वाइट ब्लड सेल की क्वांटिटी अगर नॉर्मल से कम हो जाए तो उसे कहते हैं ल्यूकोपीनिया। ये जैसे एनाफिलिप्टिक शॉक है, एनाफिलिप्टिक शॉक जो एलर्जिक कंडीशंस के अंदर शॉक होता है उसे एनाफिलिप्टिक शॉक कहते हैं। सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर सेल्स है उनकी डेथ हो जाए, फाइब्रोसिस हो जाए, उसे सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। ये यूजली जो वायरल इन्फेक्शंस वगैरह हैं जैसे HCV, इसी तरह HBV, तो इनमें ये हो जाता है। डिसऑर्डर्स ऑफ स्प्लीन, परनीशियस एनीमिया कहते हैं जो विटामिन B12 उसकी डिफिशिएंसी से हो जाए। इसी तरह टाइफाइड है, पैराटाइफाइड है, तो ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया उससे ये टाइफाइड फीवर होता है।
इसी तरह वायरल इन्फेक्शन है, तो ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल की क्वांटिटी नॉर्मल से कम हो जाती है। अब ये जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट है, डिफरेंशियल मीन के जैसे उसकी टाइप्स हैं, उनमें अगर कोई स्पेसिफिक टाइप इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए तो ये नेक्स्ट की स्लाइड्स में उसके बारे में बताया गया। अब न्यूट्रोफिलिया है, न्यूट्रोफिल अगर रेज कर जाते हैं तो उसे कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। वो एक्यूट इन्फेक्शंस के अंदर न्यूट्रोफिलिया हो जाता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इंजेक्शन ऑफ फॉरेन प्रोटीन्स, इंजेक्शन ऑफ वैक्सीन्स, poisoning by chemicals and drugs like lead, mercury, camphor, benzene derivatives, etc. Poisoning by insect venom, किसी इंसेक्ट के जहर की वजह से अगर पॉइजनिंग हो गई है तो उससे भी न्यूट्रोफिल रेस कर जाते हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर कहीं हेमरेज हो गया, अगर कहीं ब्लड वेसल रप्चर हो गया तो उससे भी न्यूट्रोफिलिया हो जाता है। ईओसिनोफिलिया, ईओसिनोफिल अगर नॉर्मल से रेज कर जाते हैं तो उसे ईओसिनोफिलिया कहते हैं, जिसके अंदर एस्थमा, एलर्जी कंडीशंस हैं। इसके अलावा ब्लड पैरासिटिज्म है। ब्लड पैरासिटिज्म में मलेरिया का इन्फेक्शन या फिलरेसिस जो है उसकी वजह से ब्लड पैरासिटिज्म हो जाता है और ईओसिनोफिल रेज कर जाते हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइनल पैरासिटिज्म है। इंटेस्टाइनल पैरासिटिज्म जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं उसे इंटेस्टाइनल पैरासिटिज्म कहते हैं। इसके अलावा स्कारलेट फीवर है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया उसके इन्फेक्शन की वजह से जो फीवर होता है उसे स्कारलेट फीवर कहते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो ईओसिनोफिलिया काज करते हैं। ईओसिन का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर रेज हो जाता है, ब्लड के अंदर रेज हो जाता है। बेजोफिलिया, बेजोफिल अगर रेज हो जाए तो इस कंडीशन को बेजोफिलिया कहते हैं। नंबर 1 पे स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस उससे होता है। नंबर 2 पे चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स वेरिसिला जोस्टर वायरस उससे होता है। इसके अलावा पोलिसाइथेमिया वीरा है। इन कंडीशन की वजह से बेजोफिल बॉडी के अंदर रेज कर जाते हैं। मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइटोसिस टर्म है जिसके अंदर मोनोसाइट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अंदर जो ट्यूबरकुलोसिस है उसमें ज़्यादा हो सकते हैं। सेफलस ट्रेपोटिमाप्लिडम बैक्टीरिया है वो ये काज करता है। इसके अलावा मलेरिया है उससे हो जाता है। काला अज़ार है जो लिशमेनिया उसके इन्फेक्शन से होता है, उसे काला अज़ार कहते हैं। इसके अलावा ग्लैंडुलर फीवर है जो एप्स्टन बार वायरस से होता है। लिम्फोसाइटोसिस, अब ये कुछ कंडीशन है जिसके अंदर लिम्फोसाइट बॉडी के अंदर रेस कर जाते हैं और इस कंडीशन को लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं, जिसमें ये डिफ्थेरिया है, कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरी उसकी वजह से डिफ्थेरिया होता है। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस जो किसी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन है, लीवर की स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन लीवर के अंदर हो जाती है, उसे हेपेटाइटिस कहते हैं। इसके अलावा मम्प्स है, मम्प्स डिजीज़ है जो मम्प्स वायरस की से होती है। माल न्यूट्रिशन, रिकट्स विटामिन डी डिफिशिएंसी से जो बोन मैरो की डिजीज़ है उसे रिकट्स कहते हैं। सेफलस ट्रिपोनिमा पिलाइडम की वजह से होता है। थायरोटॉक्सिकोसिस, इसके अंदर जो थायराइड हार्मोन है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज़ कर जाता है जो कि एक हार्मफुल इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर डालता है, उसे थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है उससे ये डिज़ीज़ होती है। तो इन डिज़ीज़ की वजह से जो लिम्फोसाइट है वो बॉडी के अंदर रेज हो जाते हैं। न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोफिल अगर बॉडी के अंदर कम हो जाए तो इस कंडीशन को न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। बोन मैरो डिसऑर्डर्स, बोन मैरो अगर हाइपोफंक्शन हो जाए, बोन मैरो के अंदर कोई किसी किस्म की डिजीज़ हो जाए तो उससे न्यूट्रोफिल कम हो जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, विटामिन डिफिशिएंसीज, ऑटोइम्यून डिजीज़, इन सब की वजह से न्यूट्रोफिल ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कम हो जाते हैं। ईओसिनोपीनिया, ईओसिनोफिल की क्वांटिटी अगर बॉडी के अंदर कम हो जाए तो उसे ईओसिनोपीनिया कहते हैं। उसके अंदर कशिंग सिंड्रोम है। कशिंग सिंड्रोम के अंदर कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होता है और कॉम्प्लिकेशंस काज करता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, स्ट्रेस है,
prolonged administration of drugs such as steroid, ACTH, epinephrine। अब ये इन ड्रग्स की वजह से अगर ये प्रोलोंग ली जाएँ तो उससे भी जो ईओसिनोफिल हैं वो बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं। बेजोपिनिया, यूटिकेरिया, ये स्किन डिसऑर्डर है। इसके अलावा स्ट्रेस हो गई, कीमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी, इनके एक्सपोजर की वजह से अगर प्रोलोंग एक्सपोजर हो तो बेजोफिल ब्लड के अंदर कम हो जाते हैं। मोनोसाइटोपिनिया, मोनोसाइट अगर ब्लड के अंदर कम हो जाए तो इस कंडीशन को मोनोसाइटोपिनिया कहते हैं। अगर प्रोलोंग कोई इम्यूनोसप्रेसेंट जो इम्यूनिटी को कम कर रहे हो, ऐसे ड्रग ली जाए, या एड्स, या इसके अलावा क्रोनिक लिम्फाइड ल्यूकीमिया, लिम्फाइड जो सीरीज़ है वो इमेच्योर और एबनॉर्मल ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाए तो उसे क्रोनिक लिम्फाइड ल्यूकीमिया कहते हैं। तो इन कंडीशन की वजह से मोनोसाइट ब्लड के अंदर कम हो जाते हैं। लिम्फोसाइटोपिनिया, लिम्फोसाइट अगर बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर कम हो जाए तो इसको लिम्फोसाइटोपिनिया कहते हैं। उसमें एड्स है, हॉजकिन डिजीज़ है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है, माल न्यूट्रिशन, रेडिएशन थेरेपी, स्टीरॉयड एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब की वजह से लिम्फोसाइट बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। नंबर 1, डायबिटीज़। डायबिटीज़ के अंदर जो ल्यूकोसाइट हैं वो स्क्वीज़ होके नैरो ब्लड वेसल से पास होते हैं। जैसे कैपिलरी है उसका डायमीटर कम होता है और ल्यूकोसाइट है इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। अब ये जो ल्यूकोसाइट होंगे जब वहाँ से पास होंगे तो फिर ये स्क्वीज़ होकर वहाँ से पास हो जाएंगे। नंबर 2 पे अमेबाइड मूवमेंट्स। कुछ सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट जैसे एक अमेबिक मूवमेंट होती है जो कि साइटोप्लाज्म में उसकी प्रोट्रूजन करके उसको प्रोजेक्शन निकाल के वो मूव करते हैं, कुछ इसी तरह ये सेल मूव करते हैं। नंबर 3 पे कीमोटैक्सिस है। वाइट ब्लड सेल ये कीमोट्रैक्टेंट्स जो जहाँ माइक्रोब अटैक करते हैं, जब जैसे कहीं कट लग गया है कोई स्किन के ऊपर या इसके अलावा ब्लड वेसल के ऊपर जो कट लगेगा तो माइक्रोब्स उसके अंदर इंटर होंगे तो वहाँ से कीमोट्रैक्टेंट्स रिलीज़ होंगे जो वाइट ब्लड सेल को अट्रैक्ट करेंगे और वाइट ब्लड सेल्स उन कीमोट्रैक्टेंट की वजह से मूव करेंगे और इंजर्ड एरिया पर आ जाएंगे ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सकें, तो इसे कहते हैं कीमोटैक्सिस। नंबर 4 पे फैगोसाइटोसिस है। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट ये इनगल्फ करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, तो वो उस टर्म को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम वाइट ब्लड सेल के जो डिफरेंशियल है उनके फंक्शन को देखते हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल है। सबसे पहले neutrophils play an important role in the defense mechanism of the body. Along with monocytes, the neutrophils provide the first line of defense against the invading microorganism. The neutrophils are the free cells in the body and wander freely through the tissue, and practically no part of body is spared by these leukocytes. ये जो न्यूट्रोफिल होते हैं ये मोनोसाइट्स के साथ मिलकर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं जो कि इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के ऊपर इन्वेड करते हैं, अटैक करते हैं, तो उनको ये रोकते हैं। अब बॉडी के अंदर कोई ऐसी स्पेयर जगह नहीं होगी जहाँ पे न्यूट्रोफिल ना हो। सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ग्रैन्यूल्स एंड साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूट्रोफिल्स। Granules of neutrophils contain enzymes like protease, myeloperoxidase, elastases, and metalloproteinases. These enzymes destroy the microorganism. अब ये इनके अंदर इनके जो ग्रैन्यूल्स हैं उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, न्यूट्रोफिल के ग्रैन्यूल्स होते हैं उनके अंदर ये प्रोटीएजेस होता है, माइलोपेरोक्सीडेजेस होता है, इलास्टेजेस होते हैं, इसके अलावा मेटालोप्रोटीनेजेस होता है। अब ये जो एंजाइम है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। द ग्रैन्यूल्स आल्सो कंटेन एंटीबॉडी लाइक पेप्टाइड्स कॉल्ड कैथिलिसिडिन्स एंड डिफेंसिन्स which are antimicrobial peptides and are active against bacteria and fungi. अब ये एक एंटीबॉडी लाइक पेप्टाइड बनाते हैं ग्रैन्यूल्स जिसको कैथिलिसिडिन्स कहते हैं, डिफेंसिन्स कहते हैं। अब ये जो कैथिलिसिडिन्स और डिफेंसिन्स हैं इनके अंदर एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह को डिस्ट्रॉय करते हैं।
Membrane of neutrophils contain an enzyme called NADPH oxidase, dihydronicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase. It is activated by the toxic metabolites released from infected tissues. The activated NADPH oxidase is responsible for bactericidal action of neutrophil. All these substances present in the granules and cell membrane make the neutrophil a powerful and effective killer machine. न्यूट्रोफिल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर NADPH ऑक्सीडेज होता है, जो इन्फेक्टेड टिश्यू होता है वहाँ से मेटाबोलाइट्स रिलीज़ होते हैं जो NADPH को एक्टिवेट कर देते हैं. अब ये जो NADPH है इसके अंदर बैक्टीरियासिड एक्शन होता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है. इसी तरह ये सारी चीज़ें मिल के जो न्यूट्रोफिल है उसको एक पावरफुल किलर मशीन बनाते हैं. Neutrophil also secrete platelet activating factor, which is a cytokine. It accelerates the aggregation of platelets during injury to the blood vessel, resulting in prevention of excess loss of blood. अब जो इंजरी वगैरह हो जाए तो उसके दौरान न्यूट्रोफिल प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है इसको रिलीज़ करता है. ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर ये एक साइटोकाइन है जो कि एक्सेलरेट करता है प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को. इंजरी जो ब्लड वेसल इंजर्ड हो चुकी होती हैं उनमें जो प्लेटलेट्स हैं उनको एग्रीगेट करवाता है और ब्लड लॉस से प्रिवेंशन कराता है. Mechanism of action of neutrophils. Neutrophils are released in large number at the site of infection from the blood. At the same time, new neutrophils are produced from the progenitor cells. All the neutrophils move by diapedesis toward the site of infection due to chemotaxis. अब जिस जगह इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे फिर न्यूट्रोफिल की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है. अब ये जो न्यूट्रोफिल होते हैं ये फिर उस जगह पे इन्फेक्शन वाली जगह पे कीमोटैक्सिस के ज़रिए पहुँच जाते हैं या फिर डायबिटीज़ के ज़रिए पहुँच जाते हैं. Chemotaxis occur due to the attraction by some chemical substance called chemotactants which are released from the infected area. After reaching the area, the neutrophil surrounds the area and get adhered to the infected tissues. Chemotactants increase the adhesive nature of neutrophils so that all the neutrophils become sticky and get attached firmly to the infected area. Each neutrophil can hold about 15 to 20 microorganisms at a time. Now the neutrophils start destroying the invaders. जब किसी बॉडी के एरिया के ऊपर कोई इंजरी वगैरह होती है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ होते हैं जो एक इन्फेक्शन काज करते हैं तो इन्फेक्टेड एरिया से कीमोटैक्टेंट्स रिलीज़ होते हैं. ये न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करते हैं, न्यूट्रोफिल वहाँ अकोमोलेट हो जाते हैं और फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनके साथ अटैच कर देते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. एक न्यूट्रोफिल 15 to 20 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैच कर सकता है और एक वक्त में डिस्ट्रॉय कर सकता है. At this cell engulf the bacteria and then destroy them by means of phagocytosis. अब ये जो न्यूट्रोफिल हैं इनको बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेंगे और फिर इनको फैगोसाइटोसिस के ज़रिए डिस्ट्रॉय कर देंगे. Respiratory burst. Respiratory burst is a rapid increase in oxygen consumption during the process of phagocytosis by neutrophils and other phagocytic cells. अब जो फैगोसिटिक सेल्स होते हैं और न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनके अंदर जब फैगोसाइटोसिस होती है, जब ये इनगल्फ करते हैं न्यूट्रोफिल्स वगैरह को, तो फिर इनके अंदर ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है. अब ये O2 प्लस H आयन ये जब आपस में कंबाइन करते हैं फ्री रेडिकल्स हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं. हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये बनने के अंदर ऑक्सीजन है उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है तो फिर ये पोटेंट बैक्टीरियासिडल एक्शन होता है कि बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर किल होते हैं. पस एंड पस सेल्स. पस एक वाइटिश येलो फ्लूइड होता है जो कि इन्फेक्टेड टिश्यू वहाँ से प्रोड्यूस होता है और ये वाइट ब्लड सेल बैक्टीरिया और फॉरेन बॉडीज़ और सेलो डेब्रिस पे मुश्तमिल होता है. अब इसके अंदर वाइट ब्लड सेल होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इसके अलावा फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, सेलो डेब्रिस इसके अंदर होता है. जो डेड वाइट ब्लड सेल होंगे उनको पस सेल कहते हैं.
अब जो बैटल हो रही होती है बैक्टीरिया और वाइट ब्लड सेल के दौरान, तो उसके जो बैक्टीरियल टॉक्सिन होता है उससे बहुत सारे वाइट ब्लड सेल भी किल हो जाते हैं। अब ये जो डेड सेल होंगे ये वहीं कलेक्ट इन्फेक्टेड एरिया पर हो जाएंगे और प्लाज्मा भी फिर वहाँ पहुँच जाएगा, और इसी दौरान जो रेड ब्लड सेल वापस सर्कुलेशन में आ जाएंगे। डैमेज ब्लड वेसल्स, वहाँ से जो कैपलरीज हैं, तो उस वहाँ से जो लिक्विड है वो उस जगह पे जाएगा। अब ये वो जो एक लिक्विफाइड एक फ्लूइड सा बन जाएगा, उसे पस कहते हैं। फंक्शन ऑफ eosinophils. Eosinophils play an important role in the defense mechanism of the body against the parasite. During parasitic infection, there is a production of a large number of eosinophils which move towards the tissue affected by parasites. Eosinophil count increases also during allergic diseases like asthma. अब डिफेंस मैकेनिज्म इसके अंदर ईओसिनोफिल का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं तो उसमें ईओसिनोफिल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बॉडी के अंदर बनते हैं और जो उनसे टिश्यू अफेक्ट होता है वहाँ जाते हैं। एलर्जी कंडीशन जैसे अस्थमा है उसके अंदर भी ईओसिनोफिल काउंट इंक्रीज हो जाता है। ईओसिनोफिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, डिसइंटीग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन प्रोटीन्स। अब ये ईओसिनोफिल फॉरेन प्रोटीन को रिमूव करते हैं, उनकी जो टॉक्सिसिटी है उसको ख़त्म करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। Mechanism of action of eosinophils. Eosinophils are neither markedly motile nor phagocytic like the neutrophils. Some of the parasites are larger in size. Still, eosinophils attack them by some special type of cytotoxic substances present in the granules. When released over the invading parasites from the granules, these substances become lethal and destroy the parasites. अब जैसे एक न्यूट्रोफिल है उसके अंदर फैगोसिटिक एक प्रॉपर्टी होती है, इसके अलावा वो मोटाइल भी होता है, तो ईओसिनोफिल उसकी तरह नहीं होते। अब ईओसिनोफिल के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं और वो जाके जो इन्वेडिंग पैरासाइट्स होता है उसको उस पर अटैक करते हैं और उसके लीथल बहुत ज़्यादा साबित होते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फंक्शंस ऑफ ईओसिनोफिल्स। अब ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं इनके अंदर कुछ फॉरेन प्रोटीन्स होती हैं। eosinophil peroxidase. This enzyme is capable of destroying helminthes, parasitic worms, bacteria and tumor cells. eosinophil peroxidase, अब ये जो एंजाइम होता है ये helminthes जो parasitic worms हैं, बैक्टीरिया और ट्यूमर सेल्स उनको डिस्ट्रॉय करता है। मेजर बेसिक प्रोटीन। मेजर बेसिक प्रोटीन ये एक्टिव होता है helminthes का अगेंस्ट और ये डिस्ट्रॉय करता है वर्म्स को और उनकी जो है causing distension, ballooning and detachment of the tegumental sheath, skin like covering of this organism. अब ये उनकी जो स्किन है उसको रप्चर करवाता है एक बलून की तरह, उसकी डिस्टेंशन कराता है और बहुत ज़्यादा उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसकी उनके स्ट्रक्चर से डिटैचमेंट करवाता है और इस तरह उनको किल करता है। नंबर 3 पे eosinophil cationic protein. This substance is the major destroyer of helminthes and it is about 10 times more toxic than MBP. It destroys the parasite by means of complete disintegration. It is also a neurotoxin. अब ये जो eosinophil cationic protein है ये डिस्ट्रॉय करता है helminthes को और ये जो मेजर बेसिक प्रोटीन है उसे 10 टाइम मोर टॉक्सिक होता है और पैरासाइट को ये डिस्ट्रॉय करता है। नंबर 4 eosinophil drive neurotoxin. It destroys the nerve fibers, particularly the myelinated nerve fibers. अब ये जो है ये डिस्ट्रॉय करता है नर्व फाइबर्स को जिसमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स शामिल है। Cytokines such as interleukin 4 and interleukin 5 accelerate inflammatory responses by activating eosinophils. These cytokines also kills the invading organism. ये जो cytokines हैं जैसे interleukin 4 है, interleukin 5 है, ये भी फॉरेन प्रोटीन्स हैं जो कि eosinophil से रिलीज़ होती हैं और ये इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं। फंक्शंस ऑफ बेसोफिल्स।
Basophils play an important role in the healing processes, so the number increases during healing process. Basophils also an important role in allergy or acute hypersensitivity reactions. This is because of the presence of receptors of IgE in basophil membrane. ये जो बेसोफिल होता है, ये जो हीलिंग प्रोसेस है उसके अंदर ये इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है और ये हीलिंग प्रोसेस को इन्हेंस करता है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी प्रोड्यूस करता है और इसके अंदर जो IgE इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी है, ये IgE 5 तरह की होती हैं। इसमें IgA है, IgM है, IgD है और इसी तरह IgE है, IgG। तो ये 5 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। अब जो इसकी जो बेसोफिल मेम्ब्रेन है उसके अंदर IgE होती है, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस काज करता है। Mechanism of action of basophils. Functions of basophil are executed by the release of some important substances from their granules such as heparin, histamine, protease, myeloperoxidase, cytokine। अब ये important substances के ग्रैन्यूल से रिलीज होते हैं। उसमें हेपारिन है। हेपारिन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट द इंट्रावास्कुलर ब्लड क्लॉटिंग। अब इंट्रावास्कुलर ब्लड वेसल के अंदर किसी किस्म की जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको प्रिवेंट करता है, उसको ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। हिस्टामिन स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफिलैक्सिस, ब्रेडिकाइनिन एंड सेरोटोनिन। These substances produce the acute hypersensitivity reaction by causing vascular and tissue responses. अब ये जो सब्सटेंस है उसमें हिस्टामिन है, स्लो एक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस है, ब्रेडिकाइनिन है, सेरोटोनिन है। ये एक्यूट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस काज करते हैं वास्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्स के ज़रिए। प्रोटीएज एंड माइलोपेरोक्सिडेज, दीज एंजाइम्स डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोटीएज और माइलोपेरोक्सिडेज डिस्ट्रॉय करते हैं। Cytokine such as interleukin 4 accelerates inflammatory responses and kills the invading organism. साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 4 को एक्सेलरेट करते हैं इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के दौरान, इन्वेडिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करते हैं। मास्ट सेल। Mast cell is a large tissue cell resembling the basophil. Generally, mast cells are found along with the blood vessels and are prominently seen in the areas such as skin, mucosa of the lungs and digestive tract, mouth, conjunctiva and nose. These cells usually do not enter the bloodstream. A mast cell ये एक basophil से मिलता जुलता सेल है और ये ब्लड वेसल्स हैं। इसके अलावा ये स्किन, म्यूकोसा ऑफ लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, माउथ, कंजक्टिवा, नोज वगैरह वहाँ भी ये मौजूद होता है। ब्लड स्ट्रीम उसके अंदर ये इंटर नहीं होता। ओरिजिन। Mast cells are developed in the bone marrow, but their precursor cells are different. After differentiation, the immature mast cells enter the tissues. Maturation of the mast cell takes place only after entering the tissue. मास्ट सेल बोन मैरो में डेवलप होता है और इसके जो प्रिकर्सर सेल है जहाँ से ये बनता है, ये जो जैसे बेसोफिल है या वाइट ब्लड सेल के दूसरी टाइप से उनसे डिफरेंट होता है। अब ये जो मास्ट सेल होता है ये टिश्यू के अंदर जाता है तो उससे पहले ये इमेच्योर होता है, टिश्यू में जाके ये मैच्योर हो जाता है। फंक्शंस। मास्ट सेल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग द हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस लाइक एलर्जी and anaphylaxis. When activated, the mast cell immediately releases various chemical mediators from its granules into the interstitium. Two types of substances are secreted by mast cell. अब मास्ट सेल या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस है उनके अंदर इसका रोल होता है, जैसा कि एलर्जी है, एनाफ्लेक्सिस है। और जब ये एक्टिवेटेड होता है तो मास्ट सेल इमीडिएटली केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करता है जो इसके ग्रैन्यूल्स होते हैं उससे। मास्ट सेल 2 तरह के सब्सटेंस ये रिलीज करता है। उसमें नंबर 1 पे प्री फॉर्म्ड मीडिएटर्स है। दीज सब्सटेंसेस आर ऑलरेडी फॉर्म्ड एंड स्टोर्ड इन secretory granules. These substances are histamine, heparin,
serotonin, hydrolytic enzyme, proteoglycans and chondroitin sulfates। अब इसके अंदर प्री फॉर्म्ड मीडिएटर्स होते हैं। अब ये जो सब्सटेंस हैं जो इसमें से रिलीज़ होते हैं वो ऑलरेडी फॉर्म्ड होते हैं और स्टोर होते हैं सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में। उनमें हिस्टामिन है, हेपारिन, सेरोटोनिन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, प्रोटीओग्लाइकेंस और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट शामिल है। नंबर 2 पे न्यूली जनरेटेड mediators. These substances are absent in the mast cell during resting condition and are produced only activation. These substances are arachidonic acid derivatives such as leukotriene, C, prostaglandin and cytokine। अब ये जब जिस वक्त मास्ट सेल एक्टिवेट होता है तब ये सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं और रेस्टिंग कंडीशन के अंदर इसके अंदर नहीं होते। उनमें अरेकिडोनिक एसिड है, इसी के अलावा ल्यूकोट्रीन, प्रोस्टाग्लैंड, साइटोकाइन। फंक्शंस ऑफ मोनोसाइट। मोनोसाइट जितने भी ल्यूकोसाइट के टाइप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होता है। लाइक न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट आल्सो आर मोटाइल एंड फैगोसिटिक इन नेचर। These cells wander freely through all tissues of the body. Monocytes play an important role in defense of the body along with neutrophils. These leukocytes provide the first line of defense। अब जिस तरह न्यूट्रोफिल होता है तो उसी तरह मोनोसाइट मोटाइल भी होता है और इसके अंदर फैगोसिटिक इन्फेक्शन भी होती है और ये फ्रीली मौजूद होता है टिश्यूज़ के अंदर, ब्लड के अंदर। अब मोनोसाइट इंटरल्यूकन 1 स्क्रीट करते हैं, इसके अलावा क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर इसमें से स्क्रीट होता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर स्क्रीट होते हैं। अब मोनोसाइट जब ब्लड में होता है तो उसको मोनोसाइट कहते हैं, जब ये टिश्यू में जाता है तो फिर ये टिश्यू मैक्रोफेज बन जाता है। Mature monocytes stay in the blood only for few hours. Afterwards, these cells enter the tissue from the blood and become tissue macrophages. Example of tissue macrophages are Kupffer cells in liver, alveolar macrophages in lungs and macrophages in spleen। अभी मेच्योर मोनोसाइट होता है, ये कुछ घंटे ब्लड के अंदर रहता है, उसके बाद टिश्यू में शामिल हो जाता है, फिर मैक्रोफेज हो जाता है। ये जो लीवर में मैक्रोफेजेस होते हैं उनको कुप्फर कहते हैं। इसके अलावा जो लंग्स में होते हैं उनको एल्वुलर मैक्रोफेज कहते हैं। स्प्लीन के जो मैक्रोफेजेस हैं उनको मैक्रोफेज ही कहते हैं। फंक्शंस ऑफ टिश्यू मैक्रोफेजेस। नंबर 1 पे फैगोसिटिक फंक्शन है इसका। अब ये मैक्रोफेजेस ये लार्ज फैगोसिटिक सेल्स होते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म में ये हेल्प करते हैं फैगोसाइटोसिस के ज़रिए। जब बॉडी के ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेट करता है तो फिर ये फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी के ज़रिए उसको ख़त्म करते हैं। When any foreign body invades, macrophages ingest them by phagocytosis and liberate the antigenic products of the organisms. The antigen activate the helper T lymphocyte and B lymphocyte. Lysosome of macrophages contain proteolytic enzyme and lipase which digest the bacteria and other foreign bodies. मैक्रोफेजेस जब ये फैगोसाइटोस करते हैं तो फिर ये एंटीजेनिक प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिज्म के हैं वो निकलते हैं। अब ये जो एंटीजेंस हैं ये एक्टिवेट करते हैं टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को और बी लिम्फोसाइट को। मैक्रोफेजेस हैं ये इनके अंदर प्रोटीओलाइटिक एंजाइम होते हैं, इसके अलावा लाइपेज होते हैं। तो जिस बैक्टीरिया को ये डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको जो और फॉरेन बॉडीज़ और बैक्टीरिया को ये प्रोटीओलाइटिक एंजाइम और लाइपेजेस डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देते हैं। नंबर 2 secretion of bactericidal agents. Tissue macrophages secrete many bactericidal agents which kill the bacteria. The important bactericidal agents of macrophages are the oxidants. An oxidant is a substance that oxidizes another substance. अब इसके अंदर बैक्टीरियासिडल एजेंट्स होते हैं जैसे सुपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोक्सिलाइंस, ये सारे एक बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाले इसके अंदर ऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। सिक्रीशन ऑफ इंटरल्यूकन्स। टिश्यू मैक्रोफेजेस है, ये इंटरल्यूकन को सिक्रीशन होती है, उसमें इंटरल्यूकन 1 है, इंटरल्यूकन 6 है, इंटरल्यूकन 12 है। इंटरल्यूकन 1 ये 20 लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इनकी मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन करवाता है।
इंटरल्यूकन 6 ये बी लिम्फोसाइट उसकी ग्रोथ कराता है और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन कराता है। इंटरल्यूकन 12 ये हेल्पर सेल्स है उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसके एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। नंबर 4 secretion of tumor necrosis factors. Two types of tumor necrosis factors are secreted by tissue macrophages. TNF alpha causes necrosis of tumor and activates the immune response in the body. TNF beta stimulates the immune system and vascular response in addition to causing necrosis of tumor. अब ये TNF दो तरह के होते हैं, एक अल्फ़ा होता है एक बीटा होता है। अल्फ़ा ये जो ट्यूमर होती है उसके सेल्स की निक्रोसिस कराता है, उसके ब्रेक डाउन करवाता है और इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। अब ये TNF-B है, ये निक्रोसिस भी ट्यूमर की कराता है, इसके अलावा इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट भी करता है, इसके अलावा वास्कुलर रिस्पॉन्स को एक्टिवेट भी करता है। सेक्रीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। टिश्यू मैक्रोफेजेस ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर उसको रिलीज़ करते हैं जो कि प्रिवेंट करता है जो ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़ होते हैं उसको, उसकी रिजेक्शन को। इम्यूनिटी को ये थोड़ा स्प्रेस कर देता है और ट्रांसप्लांटेड टिश्यू की रिजेक्शन को रोकता है। नंबर 6 सिक्रीशन ऑफ क्लूनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। क्लूनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर उसकी सिक्रीशन कराता है और ये CSF ये एक्सेलरेट करता है ग्रैनुलोसाइट की ग्रोथ को, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस इन सब की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट और एक्सेलरेट करता है। Secretion of platelet-derived growth factor. Tissue macrophages secrete the platelet-derived growth factor, which accelerates repair of damaged blood vessel and wound healing. जब किसी जगह पे कोई इंजरी हो जाती है तो फिर ये इसमें से प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होता है, वो एक्सेलरेट करता है इसकी रिपेयर को, वाउंड हीलिंग को एक्सेलरेट करता है। नंबर 8 रिमूवल ऑफ कार्बन पार्टिकल्स एंड सिलिकॉन्स। अब जैसे सब्सटेंस जैसे कार्बन, डस्ट पार्टिकल, सिलिकॉन जो बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं तो मैक्रोफेजेस उनको इंजेस्ट करते हैं और एलिमिनेट करते हैं। नंबर 9 डिस्ट्रक्शन ऑफ सिनाइल आरबीसीज। आरबीसीज जो जिनकी मेम्ब्रेन डेलिकेट हो जाती है, अपना 120 डेज लाइफ स्पैन पूरा कर लेते हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करता है। नंबर 10 डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन उसकी भी डिस्ट्रक्शन करता है, जो आरबीसी से हीमोग्लोबिन निकलती है तो मैक्रोफेजेस उनको कैप्चर कर लेते हैं और फिर जैसे आयरन ग्लोबिन और बिलीरुबिन में कन्वर्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट्स। Lymphocytes play an important role in immunity. Functionally, the lymphocytes are classified into two categories, namely T lymphocyte and B lymphocyte. T lymphocyte responsible for the development of cellular immunity and B lymphocyte responsible for the development of humoral immunity. अब लिम्फोसाइट ये दो तरह का फंक्शनली होता है, एक टी लिम्फोसाइट होता है, दूसरा बी लिम्फोसाइट होता है। टी लिम्फोसाइट ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेलुलर इम्यूनिटी के लिए, जैसे कि फैगोसाइटोसिस वगैरह जो इसकी डिफेंस लाइन है। इसके अलावा जो बी लिम्फोसाइट होता है ये ह्यूमरल इम्यूनिटी जैसे एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है उसके अंदर इनका रोल होता है। ल्यूकोपोइसिस। Leukopoiesis is the development and maturation of leukocytes. Stem cells, committed pluripotent stem cells give rise to leukocyte through various stages. अब ये जो ल्यूकोपोइसिस होती है ये इसका ये मीनिंग होता है कि जो ल्यूकोसाइट हैं इनकी डेवलपमेंट और फिर इनकी मैचुरेशन। कमिटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होता है, इसने आगे फिर ल्यूकोसाइट बनना होता है, और अनकमिटेड होता है जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल तो उसका पता नहीं होता कि उसने प्लेटलेट्स बनना है, उसने रेड ब्लड सेल बनना है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो ल्यूकोपोइसिस के लिए नेसेसरी हैं, उसमें जैसे क्लूनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं। क्लूनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स तीन तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट CSF, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट CSF। ग्रेनुलोसाइट CSF जो मोनोसाइट से सिक्रीट होते हैं और एंडोथेलियल सेल से इनकी सिक्रीशन होती है। इसके अलावा मोनोसाइट एपिथेलियल सेल्स, टी लिम्फोसाइट ये ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट CSF की सिक्रीशन करते हैं। मोनोसाइट CSF ये मोनोसाइट और एंडोथेलियल सेल से इनकी सिक्रीशन होती है।
अब ये सबसे पहले जो प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स होता है उससे फिर ये ब्लास्टोसाइट होता है, एक लिम्फोइड स्टेम सेल्स होता है। ब्लास्टोसाइट से आगे फिर ये आरबीसीज बनते हैं, इसके अलावा प्लेटलेट्स बनते हैं, और फिर आगे ये माइलोब्लास्ट होता है। माइलोब्लास्ट से फिर आगे ये मोनोसाइट बनते हैं, इसी तरह फिर इओसिनोफिल बनते हैं, बेसोफिल बनते हैं और न्यूट्रोफिल बनते हैं। तो ये एक पूरी सीरीज़ है जिससे गुजर के ये वाइट ब्लड सेल हैं ये बनते हैं। उसमें मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, ये इसकी मैचुरेशन स्टेजेस हैं। इन सब मैचुरेशन स्टेजेस से गुजर के मैच्योर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट बनते हैं।